गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स माय मैथ्स माय मेथड्स। हम करें क्लास 10th में टॉपिक सैंपल पेपर। सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं, तो सिलेबस के बाद सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से काम नहीं चलेगा। अब हमें रिवीजन की जरूरत है। फॉर दैट सबसे पहले हमें देखना होगा कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो सीबीएसई से जो सैंपल पेपर जारी किए गए हैं हम उन्हीं को सॉल्व करते हैं। तो 10th क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स के लिए जो सैंपल पेपर है उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस 156। पैटर्न क्या है पहले ये देखते हैं। हमारे पास इसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। 10th क्लास के मैथ्स में जो पार्ट होंगे बेसिक के लिए दो पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में दो सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जो है हमारे पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और सेक्शन 2 में जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। दो क्वेश्चन होंगे उसमें केस स्टडी बेस्ड, जैसे लाइक पीसा टाइप के जो क्वेश्चन होते थे उसी टाइप से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे। ये जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें 16 क्वेश्चन है, वो सारे सॉल्व करने के लिए होंगे 1 मार्क्स में। बट केस स्टडी के क्वेश्चंस हमारे पास होंगे एमसीक्यू टाइप। एक डिस्क्रिप्शन गिवन होगा, कोई एक ठीक है पैराग्राफ होगा, उसकी हेल्प से, उस डिस्क्रिप्शन की हेल्प से हमें उसके 4 या 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे, उसमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। दैट इज एमसीक्यू टाइप होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन 20th, फिर से 1 मार्क्स है 22, 23 अप टू क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन तक हमारे पास केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 चार क्वेश्चन जो है इसमें वो केस स्टडी के क्वेश्चन गिवन है। पार्ट बी में हमारे पास क्वेश्चन है 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे सारे। Part B, all the questions are compulsory. In case of internal choice, attempt any one. Choice अगर है तो उनमें से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 से आगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद पार्ट बी का जो तीसरा सेक्शन है उसमें हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल 36 क्वेश्चन होंगे। 1 से लेकर 16 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 17 से 20 तक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो 4 मार्क्स के होंगे। एमसीक्यू टाइप के होंगे, 5 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने इस तरह से 17, 18, 19 और 20। 21 से लेकर 26 तक सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 27 से लेकर 33 तक हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 34 से 36 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ये पूरा पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स है। एक्सप्रेस 156 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 156 के प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें लिखना है। सो मेक द फैक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड करते हैं तो देगा 7 and 8। अगेन डिवाइड बाय 2, it is 3 and 9। then divide by 3 is 13। so 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 multiply 2 multiply 3 multiply 13। और this 2 multiply 2 can be written as 2 square multiply 3 power 1 multiply 13 power 1। This is the prime factorization of 156. Second question, write the quadratic polynomial sum of whose 0 is 2 and product is -8. Sum of 0 that is 2 and the product of zeros is given as p is equals to -8. Then we know that the polynomial is written as x square minus sum of roots into x and plus product of zeros. X square minus sx plus p means it is x square minus 2x and p is -8, so -8। ये हो जाएगी हमारे पास पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गिवन दैट HCF of two number is 4, find the LCM of those two numbers। Numbers are 96 and 404। These are the two numbers and their LCM is given as 4. Find the LCM. So remember, we know that HCF multiply LCM, it is equals to the number n1 multiply number n2। n1 or n2 means number first multiply number second. We have to find the LCM. So LCM will be n1 multiply n2 is 96 in
HCF which is 4. 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 1 0 1 पे, then you can multiply. That will be the LCM of the numbers. So next question 4 है हमारे पास. On comparing the ratio of the coefficients, find whether the pair of linear equation is consistent or inconsistent. So on comparing the coefficients, check whether the following pair of linear equation is consistent or inconsistent. हमें कंपेयर करना है इसके कोएफिशिएंट्स को. तो a1 upon a2, what is a1 upon a2? x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 और ये 3. b1 upon b2, it is -2 upon 4 and c1 upon c2, यहाँ c1 कांस्टेंट 0 है और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है आपका 20. कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट? सबसे पहले हम इसे कहेंगे a1 मल्टीप्लाई a2 b1 मल्टीप्लाई b2 के इक्वल है या नहीं. अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट होगा. अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं हो तो कंसिस्टेंट होगा. बट अगर मान लो ये इक्वल हो तो फिर तीसरा पेयर चेक करेंगे c1 अपॉन c2. फर्स्ट पेयर इक्वल हो और ये भी इक्वल आ जाए, मींस तीनों इक्वल हो तो भी कंसिस्टेंट होगा. और फर्स्ट पेयर ही नॉट इक्वल आ जाए, अगर ये ही इक्वल ना हो तो भी कंसिस्टेंट होगा. कंसिस्टेंट ना होने की कंडीशन कौन सी है? दिस पेयर इज इक्वल व्हिच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसा आ जाए. ये दोनों इक्वल और ये ना इक्वल हो तो इनकंसिस्टेंट होता है. बाकी दोनों सिचुएशन में कंसिस्टेंट. अगर आपकी सिचुएशन ये है तो कंसिस्टेंट होगा और अगर सिचुएशन ये है तो भी कंसिस्टेंट होगा. अगर ये नॉट इक्वल है तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं. अब यहां से आप देख सकते हैं a1 upon a2 और b1 upon b2 इक्वल नहीं है. सो दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. तो ये अपना कंसिस्टेंट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बिल्कुल इजी है. इफ a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स, को-प्राइम वो होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है. देन व्हाट इज द HCF? कोई भी दो को-प्राइम नंबर हो उनका HCF हमेशा 1 होता है और उनका LCM उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होता है. जैसे कि 2 और 3 को-प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है. 10 और 9 को-प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना. ऐसे नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो वो को-प्राइम होते हैं और उनका जो HCF है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है. को-प्राइम का मतलब ये नहीं वो नंबर प्राइम है. को-प्राइम का मतलब ये कभी नहीं होता कि वो नंबर प्राइम है. को-प्राइम का मतलब है उन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है. एक दूसरे के लिए वो प्राइम का जैसा ट्रीट करेंगे बट एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो. अब जैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए प्राइम का ट्रीट करेंगे, कैसे? इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा और कॉमन नहीं हो तो एक दूसरे के लिए प्राइम की जैसे ट्रीट करेंगे, है ना. दीज आर को-प्राइम नंबर. जब आप फैक्टर बनाओगे 10 के फैक्टर 2 और 5, 9 के फैक्टर 3 और 3, कुछ भी कॉमन नहीं है और कॉमन नहीं है इसलिए इनको को-प्राइम कहेंगे. तो को-प्राइम नंबर का जो HCF है वो हमेशा 1 होता है और LCM होता है उनकी प्रोडक्ट के इक्वल. ध्यान रखना. तो नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन है इसमें फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर. सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर और सेंटर पे एंगल है 60 डिग्री. सेक्टर का जो एंगल है वो 60 डिग्री. एरिया थीटा 360 पाई r स्क्वायर. थीटा है आपका 60 अपॉन 360 पाई r स्क्वायर. r स्क्वायर है तो 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा. 36 से 360 से 60 कैंसिल होगा 6 पे और 6 से ये 6 कैंसिल. इट इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि रेडियस आपकी सेंटीमीटर में थी तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. सेम इसी तरह एक और पार्ट है इसका. ए horse tied to a pole with 28 meter long rope. Find the perimeter of the field where the horse can graze. यहाँ पे ये घोड़ा बंधा हुआ है एक रस्सी से और रस्सी की लंबाई कितनी है 28 मीटर. दिस इज 28 मीटर. अब हमने पेरीमीटर निकालना है इसका. पेरीमीटर वेयर द horse can graze. पेरीमीटर निकालना है. सर्कल का पेरीमीटर निकालो. पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई r. 2
पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई r कितनी हो जाएगी 28, 28 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे 176 मीटर। दिस इज द पेरीमीटर 176 हो जाएगा। एरिया होता तो स्क्वायर होता, बट दिस इज नॉट एरिया। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें DE पैरेलल गिवन है BC के साथ, ये इसके पैरेलल है। एंगल ADE ये एंगल गिवन है 70 डिग्री एंड एंगल BAC मींस दिस एंगल इज गिवन एज 50 डिग्री। फाइंड द एंगल C एंगल फाइंड करना है। अब देखिए DE पैरेलल दे रखी है BC के। वी नो दैट अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अगर हमें ये एंगल पता चले तो ये आराम से निकाल सकते हैं। और ये कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो। इन ट्रायंगल ADE अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल 70 डिग्री प्लस ये एंगल 50 डिग्री प्लस ये नहीं पता AED इज इक्वल्स टू 180। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी 7 + 50 120। तो 120 को जब हम राइट साइड में लेंगे तो माइनस हो जाएगा 180 माइनस 120 कितना हो गया 60। ये एंगल 60 हो गया। नाउ एंगल C जो है वो इक्वल है इसके AED के साथ। ये एंगल इसके इक्वल है, क्यों, कोरेस्पोंडिंग एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस। ये है कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है, कोरेस्पोंडिंग एंगल है इसलिए इक्वल हो गए। तो एंगल C कितना होगा, जितना AED आया 60 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा इसका। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। इसी 7th क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट दिया है। एक ट्रायंगल ADE जिसमें AD है 2 सेंटीमीटर, BD 3 सेंटीमीटर, AE 3.5 और AC है 7 सेंटीमीटर। बताना है कि इसके पैरेलल है या नहीं। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर इसकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम हो तो ये लाइन पैरेलल होती है। हमारे पास थ्योरम थी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, जो थ्योरम थी तो उनकी हेल्प से हम इसको पैरेलल लिख पाएंगे। अगर ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है तो हमें ये लेंथ चाहिए। पहले हम निकालते हैं EC किसके इक्वल हो जाएगी, EC लेंथ। AC में से AE को माइनस करेंगे, AC माइनस AE, ठीक है। इस पूरी लेंथ में ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बच जाएगी। और ये पूरी कितनी थी 7 में से 3.5 को माइनस करेंगे तो ये बचेगी 3.5, मींस ये आ जाएगा हमारे पास 3.5। अब इसका रेशियो चेक कर लो। अगर इनका रेशियो इक्वल हो तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। रेशियो चेक करते हैं। नाउ AD/BD कितना है 2/3 और AE/EC कितना है 3.5/3.5, यानी कि कैंसिल 1/1। रेशियो इज नॉट इक्वल, रेशियो इज नॉट सेम। और रेशियो सेम नहीं है इसलिए ये क्या होगी, लाइन पैरेलल नहीं होगी। DE is not parallel to BC, ये हो जाएगा। So these lines are not parallel। तो क्वेश्चन 8 है हमारे पास, the cost of fencing a circular field at the rate of ₹24 per meter is ₹5280। 24 रुपए पर मीटर की रेट पे एक सर्कुलर फील्ड को फेंस करने की जो टोटल कॉस्ट है वो 5280 रुपए है। तो हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है हमारे पास, ₹5280 एंड रेट ऑफ फेंसिंग कितनी है, रेट ऑफ फेंसिंग फेंस करने की रेट कितनी दे रखी है, ₹24 पर मीटर। ये रखी है 1 मीटर की कॉस्ट है ₹24 और टोटल कॉस्ट है 5280। अब टोटल कॉस्ट को अगर हम रेट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फेंसिंग कितनी जगह पे की गई है, फेंसिंग मतलब बाउंड्री आ जाएगी। फेंसिंग सिर्फ बाउंड्री के ऊपर की जाती है, वायर को जब बांधा जाता है तो बाउंड्री में की जाती है। बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी हमारे पास, मींस पेरीमीटर आ जाएगा, सर्कल का पेरीमीटर, दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फेंसिंग।
पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई r, इट इज इक्वल्स टू 5280 डिवाइडेड बाय 24, इसको कैंसिल कर लेते हैं। सो ऑन कैलकुलेटिंग डिवाइड दिस टू 20, 12 से ये कैंसिल हो गया 2 पे और ये 4 40 पे, फिर 2 से कैंसिल किया तो ये 20 220 और ये कैंसिल हो गया 2 पे। अब 2 पाई r 222/7 into r, it is equals to 220, so radius कितनी हो जाएगी 220 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा और ये 2 और 22 डिवाइड कर देगा, 22 से कैंसिल 10, ये कैंसिल 5, so we got 35 मीटर में थी ना, so this is the radius of the circular field is 35 meter। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, एक सर्कल का पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल है। गिवन है पेरीमीटर इज इक्वल्स टू एरिया, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई r एंड एरिया पाई r स्क्वायर, गिवन दैट these are equal, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। पाई से पाई कैंसिल करते हैं, स्फीयर है तो एक रेडियस से रेडियस कैंसिल हो जाएगी, सो we got 2 is equals to r, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2। ठीक है, ये होगी रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट इज द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। मीन मीडियन और मोड के बीच जो रिलेशनशिप है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, इट इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम ऑफ मीन, दिस इज द एम्पिरिकल रिलेशनशिप। याद रखना, कई बार क्या है क्वेश्चन में दे देते हैं मोड और मीन दे दिया, व्हाट इज द मीडियन ये पूछ लेता है, डाटा कुछ नहीं दिया तो सिर्फ मोड और मीन लिख दिया, मीडियन फाइंड करना, तो इसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9, a tree breaks down due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground where it takes an angle 30 degree। एक ट्री था, यहां तक था, स्टोन के कारण यहां से टूट जाता है और टूट के नीचे बेंड हो जाता है। बेंड इस तरह से हो जाता है, जहां से वो ग्राउंड को टच करता है उसके साथ एंगल बनाते हैं 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट टचेस द ग्राउंड, डिस्टेंस इज 8 मीटर। क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री वेयर इट इज ब्रोकन, ये हाइट फाइंड करनी है। सो यू कैन अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो, AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बनेगा टेंजेंट 30 डिग्री, मींस परपेंडिकुलर अपॉन A इक्वल टू 10, 30 डिग्री 1 अपॉन √3, सो 8 अपॉन √3 आ जाएगी, ये बन जाएगी इसकी हाइट। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट